आप देख रहे हैं HCG चैनल और मैं हूं देव्यन। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं SN2 मैकेनिज़्म। आज हमें पढ़ना है SN1 मैकेनिज़्म। SN1 मैकेनिज़्म में हमें आपको अगर बताना हो तो आपको कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये पता है SN का मतलब क्या होता है। SN का मतलब आपको पता है, इसका मतलब आप खाली 1 के लिए जूझ रहे होंगे कि 1 क्या है आखिरकार। तो SN का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, एंड देन 1 का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर, ठीक। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर, यानी कि एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करने वाला, यानी कि यहाँ पे जो पूरी रिएक्शन होगी वो केवल एक ही चीज़ पे डिपेंड करेगी, इसीलिए जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो यूनिमोलिकुलर होगी, है ना बेटा। अब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होगी वो कैसे होगी, आइए चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड होना चाहिए वो हिंडर्ड वाला होना चाहिए, यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होगी, ठीक। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जो एल्किल हैलाइड का, वो ले सकते हैं टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। अब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाएंगे कैसे बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब हमें बनाना होगा तो कैसे बनेगा बेटा, कुछ ऐसे बनेगा। ये CH3 हो गया आपका, ये हो गया Br, ओके। अब ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका Br, यानी कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक। अब टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी बेटा वो ध्यान रखिएगा वो 2 स्टेप्स में होगी। तो स्टेप 1 है ये, ठीक। स्टेप 1 में क्या होना है, हमारा जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन होना है, ठीक है। यहाँ पे जो अभी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, यहाँ पे जो कार्बन है सेंटर वाला उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों है, क्योंकि इस पे 4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं अलग अलग, चारों वैलेंसी 4 चीज़ों से निभ रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर ये क्या काम करेगा, ये Br ऐसा काम करेगा। अच्छा यहाँ पे हम चूँकि यूज़ करेंगे बेटा, देखिएगा SN1 में आप पढ़ के आए हैं, यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो होगा प्रोटिक सॉल्वेंट। अब प्रोटिक सॉल्वेंट जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो वो कैसा होगा, मान लो वो आपका वाटर है तो H+ OH- में होगा। तो ये जो H+ होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा Br को इलेक्ट्रॉन लेकर निकलने के लिए, तो ये Br क्या करेगा, निकल जाएगा सॉल्वेंट में घुलते ही, ठीक है। सॉल्वेंट में जाते ही जो है आपका Br है ये निकल जाएगा। तो फिर क्या फॉर्मेशन होगी बेटा, यहाँ पे जो Br अगर निकल रहा होगा वहाँ पे तो क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल आता था तब जा कर के निकलता था, पर यहाँ पर ये जो लगे हुए इससे ग्रुप्स ये इंड्यूस करते हैं, ठीक है, ये इंड्यूस करते हैं Br को निकलने के लिए। तो ये Br- अलग निकल जाता है, ठीक। Br- अलग निकल गया, Br- निकल गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको बोलेंगे हम क्या, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन बोलते हैं इसको। तो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन स्टेप 1, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। किस स्टेप में, पहले स्टेप में आपका फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस इन स्टेप 1 इन द रिएक्शन दैट इज नोन एज SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है आपके
पहले स्टेप में जहाँ से आपका ये ब्रोमाइड ग्रुप जो है वो प्रोटिक सॉल्वेंट में को पाते ही अपने आप के इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है साथ में, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यहाँ से पूरे शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स लेकर के निकल जाएगा और माइनस चार्ज में निकल जाएगा वो। उसके बाद यहाँ पर जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो जाएगा। कार्बोकैटायन का जनरेशन हो जाएगा बेटा कहाँ पर, इस वाले सेंटर पर, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहें, जैसे हम SN2 देख रहे थे वैसे ही हम इसको भी देखते हैं। आइए, पहला स्टेप हमें पता चल गया ना। पहला स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा, तो स्टेप 1 हम डालते हैं इसको, ठीक है। डालिएगा स्टेप 1 और इसको आप लिख सकते हैं जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब हमारे पास ये जो C है, ठीक, एक तो CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है बेटा, ठीक, एक CH3 आपका ऐसे जुड़ा हुआ है पीछे की तरफ। आप ये पढ़ के आ चुके हैं पुराने चीज़ों में, पुराने वीडियोस में, पुराने लेक्चर्स में। अब ये जो है एक सामने की तरफ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ था बेटा, यहाँ पे जुड़ा हुआ था Br, ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्या, लीविंग ग्रुप, ठीक। यही छोड़ करके जाएगा, छोड़ करके जाने वाला, जाने वाली जो भी है वो यही है, धोखा देगा यही, ठीक। तो ये जब छोड़ करके जाएगा प्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसे ही प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस होगी बेटा, प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस जैसे ही होगी तो ये क्या काम करेगा, C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 ऐसे जुड़ा रहेगा बेटा, और CH3 ऐसे जुड़ा रहेगा, और CH3 ऐसे जुड़ा रहेगा। अब जो काम हो रहा है वो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा था वो एक प्लेन में बन रहा था जहाँ से आगे से जा रहा था और पीछे से निकल रहा था वो लिविंग ग्रुप, ठीक है। आगे से कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और पीछे से न्यूक्लियोफाइल निकल रहा था, वो लिविंग ग्रुप निकल रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये हो रहा है, ये प्लेन में आ जाएंगे तीनों के तीनों, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो sp2 हो जाएगी। अभी के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो sp2 हो जाएगी। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में आ जाएगा बेटा। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, जब इसका कार्बोकैटायन जनरेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, ये हो जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है बेटा। अब हमारे पास चांसेस क्या क्या हैं देखिएगा, चांसेस में हमारे पास क्या है, एक हम वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, ठीक, वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे। अब वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे या जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसे अटैक कर सकता है। अब देखिए वहाँ पे तो हम आगे से अटैक करवा रहे थे, पीछे से निकल रहा था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था, बेटा। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, वो मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल है OH, ठीक। अब ये क्या काम कर सकता है बेटा, ऐसे घूम करके ऐसे अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं है, एग्जैक्टली पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जो दूसरा अटैक हो सकता है बेटा वो कुछ ऐसे हो सकता है, पीछे से जा करके अटैक कर दे। मतलब ये जो प्लेन ऑफ पेपर मैंने आपको दिखाया था बेटा, अभी देखिए ये तीनों सेंटर पे, यहाँ पे अब CH3 लग गया है, यहाँ पे अब CH3 हो गया है। पहली वीडियो में जो मैंने दिखाया था SN2 में, यहाँ पे अब CH3 लग गया है इस प्लेन पे, ठीक। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर है और ये है पॉजिटिव चार्ज। कौन है ये, SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये मान लीजिए ये है क्या आपका OH ग्रुप यानी कि न्यूक्लियोफाइल। अब ये काम कर सकता है कि ये इधर से आकर के लग जाए, इधर से आकर के लग जाए, और ये काम कर सकता है कि पीछे से आकर के, यानी कि यहाँ से, इसके पीछे से, इस सेंटर के पीछे से आकर के जुड़ जाए। तो ऐसे भी जा कर के जुड़ सकता है, ऐसे भी जा कर के जुड़ सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा बेटा SN2 से, कि यहाँ वहाँ पर तो कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जा रहा था, उल्टा हो जा रहा था कॉन्फ़िगरेशन, बट यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे था वो भी प्राप्त हो सकता है और उल्टा कॉन्फ़िगरेशन भी प्राप्त हो सकता है। यानी कि ये जो आपका OH आ रहा है वो Br की पोजीशन पे भी जुड़ सकता है और इस Br के अपोजिट भी जुड़ सकता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेसिमिक प्रोडक्ट मिलेगा।
रेसिमिक प्रोडक्ट का मतलब है बेटा कि वहाँ पर दोनों चीज़ें मिल सकती हैं, एक इधर से भी इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिल सकता है, एक सीधा सीधा प्रोडक्ट जो हमारा बन सकता था वो भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा बेटा रेसिमाइजेशन होगा प्रोडक्ट का, रेसिमाइजेशन होगा बेटा प्रोडक्ट का, ठीक। अब रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि आधा प्रोडक्ट हो सकता है ऐसा मिल जाए इन्वर्टेड, और आधा प्रोडक्ट ऐसा मिल जाए जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की रिटेंशन हो जाए। अब ये जो कुछ टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ इनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, फिलहाल के लिए अभी आप इतना समझ लीजिए कि रेसिमाइजेशन वो चीज़, वो प्रक्रिया है जहाँ पर इन्वर्टेड और एक सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले प्रोडक्ट साथ में मिल जाते हैं, तो रेसिमाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब ये OH जो है आपका, ये कहाँ कहाँ से अटैक कर सकता है, ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट इधर से बनता है तो कैसे बनेगा देखिएगा, मान लीजिए जिस तरफ ब्रोमाइड आयन लगा हुआ था ये यहीं से आकर के अटैक हो गया और उधर साइड पे आकर के लग गया ये, तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट आपका CH3 CH3 CH3, ये प्रोडक्ट हो गया और ये यहाँ पे आपका OH यानी कि न्यूक्लियोफाइल लग गया है ना, ये आपका हो गया एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ये तो Br जहाँ पे लगा हुआ था वहीं पे लग गया। दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या हो सकता है, जब रेसिमिक मिक्सचर मिलता है तो उसमें ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का रेसिमाइजेशन हो रहा है बेटा, ठीक। अभी ये CH3 है और यहाँ पर आकर के कौन लग जाए, आपका OH लग जाए। तो ये क्या हुआ बेटा, एक तरफ अम्ब्रेला इधर खुल रहा है, एक तरफ अम्ब्रेला उधर खुल रहा है। इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट हम फॉर्म कर सकते हैं किसमें, इस वाले प्रोडक्ट में। तो ये जो प्रोडक्ट हो रहा है, ये जो आपकी रिएक्शन हो रही है, इसमें ये है स्टेप 1, ठीक, स्टेप 1, और ये हो जाता है स्टेप 2। स्टेप 1 जो होगा स्लो होगा, स्टेप 2 फास्ट होती है, ठीक है। स्लो और फास्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर स्टेप 1, चूँकि ये हिंडर्ड कार्बन एटम्स हैं तो इतनी जल्दी जाने भी नहीं देते हैं, फिर भी Br छोड़ के जाता है, और छोड़ के जाता है तो इस पर ये सेंटर खाली होता है, ये सेंटर खाली होता है तो कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है, कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है तो वहीं पे स्टेप 2 करा लेते हैं हम लोग। अब हमें इस स्टेप 1 की ज़रूरत नहीं है, स्टेप 1 यहाँ पे हो रहा है, स्टेप 1 यहाँ पे हो रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है। कार्बोकैटायन जब बन जा रहा है तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो कि है आपका न्यूक्लियस का लवर, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव सेंटर ही दिखाई पड़ता है, मतलब सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। सावन का अंधा कौन है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, और इसके लिए आंखों में हरा क्या है, पॉजिटिव सेंटर। तो इसको खाली पॉजिटिव सेंटर पॉजिटिव सेंटर पॉजिटिव सेंटर यही दिखाई देता है, और ये पॉजिटिव सेंटर के पीछे बिल्कुल दीवाना बन के घूमता है। उसके बाद पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर देता है, चाहे वो इधर से कर दे चाहे वो इधर से कर दे। मतलब बैक अटैक भी पॉसिबल है और सामने से अटैक भी पॉसिबल है, मतलब पीछे से भी वार कर सकता है और सामने से भी वार कर सकता है। ये थोड़ा बलवान किस्म का है। बलवान किस्म का क्या है, यहाँ पर हमने पहले ही वो जो आपका हेलोजन एटम था वो पहले ही छोड़ के जा चुका है, तो इसका सेंटर वैसे भी खाली है, तो ये कहीं से भी जाकर के अटैक कर सकता है। दैट मतलब ऑल द वेज आर पॉसिबल, ठीक है। तो आपके जितने भी वेज पॉसिबल हैं उसके अकॉर्डिंग ये जाकर के अटैक करता है। देन फॉर्मेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मतलब टेक्स प्लेस, और उसके बाद क्या होता है, रेसिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पर जो मेनली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है बेटा, वो खाली इसी पे डिपेंड करती है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड कर रही है तो ये केवल एक चीज़ पे डिपेंड कर रही है, यानी कि मॉलिक्युलरिटी इसकी 1 हो जाती है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट जो बन रहा है वो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, वो खाली एक पे डिपेंड कर रही है। दैट इज़ कि आप खाली इस सबस्ट्रेट को देख रहे हैं। सबस्ट्रेट जब तक नहीं वर्क करेगा तब तक ये Br निकलेगा नहीं, Br नहीं निकलेगा तो कार्बोकैटायन का जनरेशन नहीं होगा। तो यहाँ तक जो स्टेप है, ये जो स्लो स्टेप है,
यही स्टेप जो होती है वो क्या काम करती है, वो आपके मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन करती है। इसीलिए इसको सबस्ट्रेट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। सबस्ट्रेट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसीलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी एक हो जाती है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई खास रोल नहीं होता है, बस न्यूक्लियोफाइल को आकर के जुड़ना होता है। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, मान लीजिए एक क्लास का टॉपर है, ठीक, क्लास का टॉपर है, अब वो टॉप करता जा रहा है, टॉप करता जा रहा है, ठीक है। तो उसके जो पीछे वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या काम करेंगे, वो सोचेंगे कि इसको ऐसे तो मतलब इसको हटा पाना या इससे ज़्यादा नंबर पाना वो आसान तो है नहीं। तो अगर आसान नहीं है तो मेहनत करेंगे, मेहनत करके फिर फर्स्ट पे आएंगे, ठीक, मेहनत करके फर्स्ट पे आएंगे। अब मेहनत करके मतलब उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो बैक अटैक भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जितनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो सारी भी करेंगे, ठीक। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद जा करके वो फर्स्ट पोजीशन पाएंगे। पर ऐसा हो जाए कि कहीं पे कंपटीशन हो ही ना, कंपटीशन ही ना हो, मतलब सारे के सारे निठल्ले हों या उस क्लास में एक ही बच्चा हो, तो वो क्या करेगा, उसको तो बड़ी आसानी से भाई वो कितना भी नंबर लाएगा वो तो टॉप करेगा ही करेगा। वैसे ही सेम पोजीशन यहाँ पे किसकी होती है, जब कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, अब मेहनत इसको करनी नहीं है भाई, ये वो बच्चा है जो अकेला है कक्षा में, अब जा करके क्या करेगा, ये कहीं पे भी जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्म कर ही लेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो बन रहा है, ये प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, ये रेसिमिक प्रोडक्ट बन रहा है। और रेसिमिक मिक्सचर जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, क्योंकि ये बैक अटैक और सामने से अटैक, फ्रंट अटैक दोनों कर सकता है। यहाँ पे वॉल्डेन इन्वर्जन के भी चांसेस हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन वैसे मोस्टली नहीं होता है, बट वॉल्डेन इन्वर्जन के भी चांसेस हैं, लेकिन सेम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होता है, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर पाया जा सकता है, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर भी बन सकता है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है बेटा, ठीक है। डिपेंड करता है कि कैसे टाइप का हमारा ये जो सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा है वो कैसा है, ठीक है। अब देखिए एक टॉपिक जो बच रहा है बेटा इसके बाद, वो है SN1 और SN2 में डिफरेंस। उसके लिए मैं एक वीडियो अलग बना दूंगा। फिलहाल हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन में होता क्या है बेटा, इस रिएक्शन का जो सबसे खास बात है वो है प्रोटिक सॉल्वेंट का पाया जाना, ठीक। आपको इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, ठीक। प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो दूसरा स्टेप जो इसी के कारण होता है वो है जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो सकता है ना, जनरेशन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो सकता है, हो सकता क्या है, होता है, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो भी काम चलेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो भी काम चलेगा बेटा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है रिएक्शन में। पूरी न्यूक्लियोफाइल आकर के बस अटैच होता है, मतलब हम खाली बैठे हुए, खलियर बैठे हुए, जाओ लाओ कर ही लेते हैं कुछ काम। तो ये खलियर वाला न्यूक्लियोफाइल है जो जा करके वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी जा करके अटैच हो जाएगा, क्योंकि उसको पॉजिटिव सेंटर दिख जाएगा। भाई पॉजिटिव सेंटर बना बनाया मिल गया, एक बार खाना बना बनाया मिल जाए तो हमें खाने में कितनी देर लगेगी, लेकिन अगर हमें खुद ही खाना बनाना और खुद ही खाना हो तो देर लगेगी। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत हमें SN2 में पड़ती है, वीक न्यूक्लियोफाइल को हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होती है बेटा, मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है बेटा, 1 होती है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन यूनिमॉलिकुलर होती है, यानी एक होती है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। मॉलिक्युलरिटी 1 हो जाएगी क्योंकि एक ही सबस्ट्रेट डिपेंडेंट है ओनली, न्यूक्लियोफाइल पे कोई डिपेंड नहीं है इसका, ठीक है। कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है किसकी, किस पर, इसकी सबस्ट्रेट की। नो वॉल्डेन इन्वर्जन, अधिकतर केसेस में नो वॉल्डेन इन्वर्जन, ठीक। रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद कर सकते हैं इस रिएक्शन के लिए,
इस रिएक्शन में इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अगर इसको हम देखें कि कौन सा हैलाइड ज़्यादा स्टेबल है SN1 और SN2 में, हम दोनों की बात कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। दोनों की बात इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि आप जानते हूँ मैं कि आप अगर एक चीज़ पढ़ेंगे तो दूसरी चीज़ भूल जाएंगे, इसलिए दोनों की बात एक साथ करता हूँ मैं। मान लीजिए अब SN2 एक बगल में लिख देता हूँ मैं SN2, एक बगल में लिख रहा हूँ SN1, ठीक है। अब हैलाइड्स हैं इनके। अब मान लीजिए हमारे पास तुम्हें पता है ना कि ये जो CH3Br है ये 0 डिग्री है, ठीक। ऐसे ही आपके फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड्स होते हैं। अब फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड्स में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो किस में ज़्यादा रहेगी, SN2 में, किस में ज़्यादा रहेगी, SN1 में, वो मैं देता हूँ आपको एग्जांपल। SN2 कौन सबसे पहले देगा और SN1 कौन सबसे पहले देगा, उसका जो अगर आपको लिखना है सीरीज़, तो 0 डिग्री सबसे पहले SN2 देगा, ठीक है। देन 1 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री देगा, फिर 3 डिग्री देगा, ठीक। ये याद कर लीजिएगा। आपको अगर कहीं पर भी ये सीक्वेंस दिखे, कुछ एल्किल हैलाइड्स दे दी जाएँ और उनमें आपको छांटना हो कि कौन SN2 पहले देगा, इसको एक क्रम में लगाइए। तो क्रम में लगाने के लिए ये आपको क्रम याद होना चाहिए, कौन टर्सरी हैलाइड है, कौन सेकेंडरी हैलाइड है, कौन प्राइमरी है, कौन 0 डिग्री पे है, ठीक है। तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए। SN1 के केस में बेटा बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि जो थर्ड डिग्री होगा वो सबसे पहले देगा, सेकेंड डिग्री जो होगा वो उसके बाद में आएगा, फर्स्ट डिग्री जो होगा वो उसके बाद में आएगा और 0 डिग्री सबसे बाद में। यानी कि अगर 0 डिग्री कार्बोकैटायन है तो वो क्या मतलब वो कौन सी रिएक्शन दे जाएगा, वो हमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन यानी SN2 दे जाएगा। जबकि SN1 के केस में क्या होगा, अगर थर्ड डिग्री है, टर्सरी हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, तो वो जल्दी रिएक्शन देगा। और ऐसा क्यों होता है इसको भी मैं एक इलस्ट्रेशन से समझा देता हूँ बेटा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आप एक इलस्ट्रेशन से समझ लीजिए। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हो ही क्यों रहा है। इस वाले पूरे केस में होता ये है कि जहाँ जहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा होती है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, एक टर्म है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है भीड़ वाली जगह, ठीक है। जहाँ पे भी भीड़ वाली जगह ज़्यादा है वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहती हैं कि वो SN1 के थ्रू जाएगा। जहाँ पर भीड़ कम है वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि वो एल्किल हैलाइड SN2 के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टर्सरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड की बात कर ले पहले। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में मान लीजिए एक ये है, एक ये है और एक ग्रुप लगा हुआ है क्या, CH3, और इसको कर लीजिए H। ये एक ये चीज़ है। अब मैं 3 चीज़ें बना रहा हूँ, उसमें आप डिफरेंस देखिएगा बेटा। एक ये है और तीसरी है तीन हैलाइड्स मैंने दे दी हैं, ठीक है। इधर चलो एल्किल ये प्राइम 0 वाला भी लिख देते हैं। ठीक, अब ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। अब जब आप SN1 या SN2 के केस में जाते हैं तो हिंड्रेंस कहाँ कहाँ ज़्यादा है। हिंड्रेंस देखिए तो यहाँ सबसे ज़्यादा है बेटा, हिंड्रेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हिंड्रेंस यहाँ ज़्यादा हुई क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या है, ज़्यादा दूरी तक फैले हुए हैं। यानी कि यहाँ पर बैक अटैक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बैक अटैक पॉसिबल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैक अटैक ये रोक देंगे, ये जो भी चीज़ें हैं ये बैक अटैक नहीं होने देंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा पॉसिबल है बट उतना नहीं है।
ये जो सेकेंड डिग्री हैलाइड्स होती हैं बेटा, ये इनके केस में थोड़ा सा डाउट होता है, ये SN1 के थ्रू जाएंगी या SN2 के थ्रू जाएंगी, ये थोड़ा सा डाउट होता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड कर जाता है बेटा। जैसा ही सॉल्वेंट होगा वैसे उसके अनुसार ये SN1 या SN2 में जाएंगी। अगर इनको सॉल्वेंट एप्रोटिक मिल गया, एप्रोटिक सॉल्वेंट मिल गया तो क्या होगा, तो ये चले जाएंगे SN2 के थ्रू, यानी कि जहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा वहाँ पर वो SN1 के थ्रू चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही सॉल्वेंट एप्रोटिक होता है वैसे ही SN2 के थ्रू चले जाते हैं। और ये जो फर्स्ट डिग्री और प्लस ये 0 डिग्री हैं, ये ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा SN2 के थ्रू ही जाएंगे, क्योंकि इनके पास ऐसा होता है कि बैक अटैक पॉसिबल हो जाता है और मोस्टली केसेस में ये SN2 के ही थ्रू जाते हैं। तो यहाँ पे हिंड्रेंस कम होती है, इसीलिए ये जो आपका CH3 ग्रुप है अगर ज़्यादा लगा हुआ है कहीं पे तो क्या होगा, CH3 ग्रुप अगर ज़्यादा बार लगा हुआ है, ज़्यादा रिपीटेशन हो रही है उसकी, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें रिएक्शन देर में होगी, यानी वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू चला जाएगा। और अगर एल्किल ग्रुप की अधिकता नहीं है, एल्किल ग्रुप कम मात्रा में लगे हुए हैं, यानी कि 4 वैलेंसी है, 4 में से अगर 1 या 2 लगा हुआ है तो डिपेंड कर जाएगा कि SN2 के थ्रू ही चला जाए वो, है ना। 0 डिग्री और जो फर्स्ट डिग्री हैं वो तो हमेशा SN2 के थ्रू ही जाते हैं। तो हमारे पास 2 मैकेनिज़म्स हो गई, एक हो गई SN1, एक हो गई SN2। SN2 हमने पढ़ लिया था सबसे पहले वीडियो में, उसके बाद हमने आज SN1 देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक लेकर के आऊँगा जिसमें मैं SN1 और SN2 का डिफरेंस करा दूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और